तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इसी क्लास के लिए नहीं, आगे क्लास के लिए भी, क्लास 10 के लिए भी, क्लास 11 के लिए भी, और आप लोग ये चैप्टर को क्लास 8 में भी कर चुके हैं। तो ये पूरा जो एटॉमिक सीरीज है हम लोग क्वेश्चंस के फॉर्म में करेंगे। तो इससे क्या होगा कि आप लोगों को भी मजा आएगा, बोर फील नहीं होगा। बाकी बुक्स तो है ही, आप वहां से पढ़ ही सकते हैं, है ना। तो आपको सॉल्यूशंस भी मिल जाएगा, साथ में आप समझ भी लेंगे और एग्जाम्स के लिए भी डायरेक्ट प्रिपरेशन हो जाएगा, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉम्स के बारे में आप लोग जानते हैं कि एटॉम्स क्लास 8 में भी आप लोग देखें कि एटॉम्स क्या होता है। तो सिंपली ये न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिट है और इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। तो ऐसा कुछ रफ स्ट्रक्चर हम लोग देखे थे, है ना। तो इसको हम लोग डिटेल्स में कवर करेंगे। और उसके बाद आता है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग क्या है? केमिकल बॉन्डिंग मतलब जितने भी एटॉम्स है, अब हम लोगों को पता है सोसाइटीज में जो ह्यूमन बींग्स होता है अकेले तो होते नहीं है। उन लोगों के लिए स्टेबिलिटी के लिए क्या चाहिए? वो लोग भी तो रिलेशनशिप बनाते हैं ना, तभी तो स्टेबल होता है। इमोशन स्टेबल होता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आता है। ठीक वैसे ही एटॉम्स भी स्टेबल होने के लिए उसे भी पार्टनर्स का जरूरत पड़ता है। तो वो एक बॉन्ड बनाता है, उसी बॉन्ड को बोला जाता है केमिकल बॉन्ड। अब आप ये सवाल करेंगे, सर ये बॉन्ड है क्या, कैसे बनता है? ह्यूमंस के बीच में तो रिलेशनशिप आता है, एटॉम्स के बीच में भी रिलेशनशिप आता है क्या सर? बिल्कुल आता है सर। वहां इमोशंस नहीं होता है, वहां क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स। अब जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है, तो कैसे दिखते हैं ऑक्सीजन? बताइए कैसे दिखता है? O2 होता है ना, O2। हाँ सर बिल्कुल। तो O2 में क्या आ रहा है? 2 ऑक्सीजन एटॉम, राइट। तो 2 ऑक्सीजन एटॉम आ रहा है। ये जो 2 ऑक्सीजन के बीच में जो गठबंधन हुआ है, जो रिलेशनशिप हुआ है, किसकी वजह से हुआ है? इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो एक ऑक्सीजन एटॉम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दूसरा ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दोनों के बीच में शेयरिंग हो रहा है। तो ये कैसे शेयरिंग हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सारा कॉन्सेप्ट केमिकल बॉन्डिंग के अंदर है, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये इंट्रोडक्शन काफी है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक, उम्मीद करता हूं मजा आ रहे होंगे आप लोगों को। तो ये क्वेश्चन हम लोग 10-15 क्वेश्चंस में ये चैप्टर को कवर करने का कोशिश करेंगे। तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग जानते हैं रदरफोर्ड, जितने भी मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर का थ्योरीज है, कॉन्सेप्ट्स है, यहीं से शुरू होता है। क्योंकि इसके पहले जो थे डाल्टन, वो महाशय बोल के गए थे कि एटॉम क्या है? सॉलिड है। ठीक है, और सॉलिड है अकॉर्डिंग टू डाल्टन क्या था? याद कीजिए लोअर क्लासेस में, क्लास 8 में क्या किए थे आप लोग? डाल्टन के बारे में क्या पढ़े थे? एटॉम क्या होता है? सॉलिड होता है। ठीक, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? स्टडेड होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और बाकी जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है वो प्रोटॉन है। ऐसे कुछ हम लोग थ्योरीज पढ़े थे डाल्टन्स के बारे में, राइट। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है, डाल्टन्स क्योंकि बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, तो उनका कोई बड़ा साइंटिस्ट होता है तो उनका रेप्यूटेशन होता है। अब रेप्यूटेशन के हिसाब से उनका थ्योरी चलता गया। लेकिन साइंस का प्रॉब्लम यह है कि वो लोग एनालाइज करते हैं। तो इनके बाद जो साइंटिस्ट आया रदरफोर्ड, वो एनालाइज किए, भाई डाल्टन देखिए भाई इतना सही है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने? रदरफोर्ड, उनका एक्सपेरिमेंट बहुत फेमस है। उनका एक्सपेरिमेंट को बोला जाता है अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ओके, तो ये जो गोल्ड फाइल को लेकर के उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। तो ये जो क्वेश्चन है वो ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल है। तो ड्रॉबैक्स को पढ़ने के से पहले हम लोग एक बार उनका मॉडल को देख लेते हैं, तो आप लोगों के लिए भी आसानी होगा इनका ड्रॉबैक्स को समझने के लिए। तो आ जाते हैं ड्रॉबैक्स में, या सॉरी थ्योरीज में रदरफोर्ड का। तो रदरफोर्ड ने क्या किया था? एक गोल्ड फाइल लिया था। मैंने जस्ट एक रफ स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ठीक है। आप बाकी तो बुक्स में आप देख ही सकते हैं रिवीजन के लिए। तो एक गोल्ड फाइल लिया, उन्होंने कुछ सेटअप किया और यहां से कुछ गोली निकाला, ठीक है, फायर किया उन्होंने, ठीक है, फायर किया। अब ये फायरिंग में इस बंदूक के अंदर उन्होंने क्या रखा? अल्फा पार्टिकल। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये अल्फा पार्टिकल क्या है? तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम, डबली चार्ज हीलियम को ही अल्फा पार्टिकल कहा जाता है। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने क्या किया? बंदूक में अल्फा पार्टिकल को डाल दिया। ठीक, अब उन्होंने शूट किया, डिक्चों डिक्चों, है ना, तो शूट किया। अब जैसे शूट होगा, ऑब्वियसली उनका दिमाग में तो डाल्टन थ्योरी चल रहा था, तो उनके हिसाब से और आपके हिसाब से भी क्या होना चाहिए? ऑब्वियसली एटॉम सॉलिड है ना डाल्टन के हिसाब से, तो ये तो फंस जाएंगे यहाँ पर।
अब फंस जाएंगे तो बाहर तो निकलेगा नहीं। लेकिन कॉन्ट्राडिक्शन ये हुआ कि सारे एटॉम्स ऑलमोस्ट 90% अल्फा पार्टिकल्स वो इस गोल्ड एटॉम से बाहर निकल गए। ठीक है, ये बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन था जो पूरा का पूरा डेल्टॉन को फ्लॉ साबित करने के लिए काफी था। तो ये अल्फा पार्टिकल क्या हो रहे थे, 90% जो भी शूट आउट हो रहे थे वो बाहर निकल जा रहे थे, राइट। और उसमें से और भी कुछ ऑब्जर्वेशन थे, जैसे एक ऑब्जर्वेशन ये था कि 1% ऐसा अल्फा पार्टिकल था जो कि टोटली 180 डिग्री से रिपल्सन कर रहा था, टोटली 180 डिग्री से रिपल्सन कर रहा था। ये भी एक मेजर ऑब्जर्वेशन था। क्यों मेजर ऑब्जर्वेशन था, आपको याद होगा कि रदरफोर्ड का जो वो मॉडल दिए थे, वो क्या मॉडल दिए थे, उन्होंने मॉडल दिया था कि बीच में न्यूक्लियस होता है और इसके अराउंड क्या होता है, सेल्स, ऑर्बिट्स। ये जो स्ट्रक्चर उन्होंने दिया ये इन ऑब्जर्वेशन के बेसिस में दिया। पहला ऑब्जर्वेशन तो ये था कि सारे का सारे अल्फा पार्टिकल्स बाहर चले जा रहे हैं, इसके मतलब एटॉम्स सॉलिड में हॉलो है ना, पहला बात। और क्योंकि दूसरा ऑब्जर्वेशन ये था कि वो 180 डिग्री से रिपल्सन हो जा रहा था, इसके मतलब कि बीच में सेंटर में कुछ है जो कि रिपल्सन हो रहा है। और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि रिपल्सन कैसे हो रहा है, तो अल्फा पार्टिकल क्या है, मैंने कहा अल्फा पार्टिकल डबली चार्ज हीलियम पार्टिकल है और वो रिपल्सन कर रहा है। इसका मतलब सेंटर में कोई पॉजिटिव चार्ज कोई ग्रुप है, तभी तो रिपल्सन हो रहा है ना दोनों के बीच में। तो इन ऑब्जर्वेशंस के माध्यम से उन्होंने कॉन्क्लूजन्स दिया, उन्होंने कुछ थ्योरीज दिया। तो लास्ट में कॉन्क्लूजन्स ये उन्होंने बताया कि एटॉम समथिंग ऐसा दिखता है जो कि हम लोगों का सोलर सिस्टम का जैसा है, करेक्ट। तो हम लोग ये जानते हैं कि ये क्या है, न्यूक्लियस, सही है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और ये जो ऑर्बिट्स है, उन्होंने कहा जैसे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स घूमते हैं, ठीक वैसा इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। इस तरह से उन्होंने मॉडल दिया। अब रदरफोर्ड ने तो कहा, बोल के निकल गया, लेकिन इन्होंने भी बहुत कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दिए थे। जैसे कि इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट के बारे में कुछ भी नहीं बताया, ठीक है। अब आप कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट नहीं दिया तो कौन सा बड़ा बात हो गया, बड़ा बात है। अगर इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट अगर हम लोगों को पता है तो हम लोग जो केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, केमिकल बॉन्डिंग के बारे में पढ़ते हैं, वो सारा हाइपोथेसिस, सारा चीज ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ही आता है। कॉन्फ़िगरेशन मतलब अरेंजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट, राइट। तो इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट बहुत जरूरी है, उसी के हिसाब से ही हम लोग केमिकल बॉन्डिंग या जितने भी केमिकल रिएक्शंस है पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। तो ये रदरफोर्ड नहीं बता पाए उनके बारे में, सही है। और भी कुछ प्रॉब्लम्स था, ड्रॉबैक्स था, जैसे कि जब इनके बाद जो हो रहा है उन्होंने ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो पहले एक बार प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। एक थ्योरी है, उस थ्योरी में, फिजिक्स का थ्योरी में कहा जाता है कि कोई भी अगर चार्ज पार्टिकल है, अगर वो मोशन में है, अगर वो मूव कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, एक्सेलरेट करेंगे। खास करके अगर वो सर्कुलर मोशन कर रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बाहर निकलेंगे। इसका मतलब रदरफोर्ड क्या कहा था, क्या कहे थे, वो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, मतलब ये मोशन कर रहा है, और क्योंकि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सर्कुलर मोशन करने का मतलब है वो एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन की वजह से क्या होगा, इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बाहर निकलेगा। अगर रेडिएशंस बाहर निकल रहे हैं मतलब एनर्जी लूज हो रहा है, एनर्जी भी बाहर जा रहा है, तो एक टाइम क्या होगा, क्या ये घूमते रहेंगे ऐसे। अगर आप घूमते रहो, इधर उधर दौड़ते रहो, तो कितने देर तक दौड़ पाओगे आप। एक टाइम तो आएगा जब आपका एनर्जी खत्म हो जाएगा, अब फिर क्या होगा, खत्म, गिर जाओगे, ठीक है। यहाँ भी बात वैसे ही है, इलेक्ट्रॉन का पास एनर्जी है, वो रिलीज कर रहा है, फिर एक टाइम आएगा जब एनर्जी खत्म, तो ये भी कोलैप्स कर जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ गिर जाएगा, एटॉम के अंदर, फिर एटॉम क्या हो जाएगा, कोलैप्स। तो फिर क्या होता है, एटॉम तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि ये थ्योरी इसको एक्सप्लेन ही नहीं कर रहा है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए कौन आए थे, वोर, है ना। तो मैंने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया। क्या था आंसर, कि रदरफोर्ड का जो प्रॉब्लम था वो उन्होंने एक तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में कुछ नहीं बताया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है केमिकल बॉन्डिंग के लिए, और
दूसरा जो है उन्होंने स्टेबिलिटी, एटॉम का स्टेबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बताया था। तो ये है ड्रॉबैक रदरफोर्ड का। तो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, ये जो क्वेश्चन है टोटली पहले वाला क्वेश्चन से कनेक्टेड है, ठीक है। तो रदरफोर्ड में जस्ट हम लोग क्या देखे, जस्ट अभी क्या देखे, जल्दी बताओ क्या देखे, कि वो स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं करता। तो बोर्ड सबसे पहले आकर के क्या एक्सप्लेन किया, उसका स्टेबिलिटी। किसका, मेरा, किसका, एटॉम का, है ना। कैसे एक्सप्लेन किया वो देखते हैं। उन्होंने कहा कि भैया ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अराउंड सेल से इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूम रहा है। तो रदरफोर्ड का में ड्रॉबैक में हम लोग देखा था कि वो एनर्जी रिलीज करता है, क्योंकि वो चार्ज पार्टिकल है। चार्ज पार्टिकल अगर जब घूमता है तो वो एनर्जी लूज करता है और फिर फाइनली गिर जाएगा। तो बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जिस भी ऑर्बिट में घूमेगा उसका एक पर्टिकुलर एंगुलर मोमेंटम होता है, ठीक है। अगर उस एंगुलर मोमेंटम, अगर उसका वो वैल्यू है तो ही वो इलेक्ट्रॉन घूमेगा उस ऑर्बिट पे, और उससे क्या होगा, एनर्जी रिलीज नहीं होगा, है ना। तो उन्होंने क्या एक फॉर्मूला दिया, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, MVR। तो इन्होंने कहा कि उस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम कुछ फिजिकल क्वांटिटी है जो सर्कुलर मोशन से जुड़ा होता है, ठीक है। तो हम लोग उसको हायर क्लासेस में कवर करेंगे, फिजिकल क्लासेस में भी कवर हो जाएगा। तो एंगुलर मोमेंटम उस ऑर्बिट का, ठीक है, अगर इसके बराबर है, NH/4π के बराबर है, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन कैपेबल है कि उस ऑर्बिट में घूम पाएगा और साथ में वो एनर्जी भी नहीं निकलेगा, सही है। तो इस आइडिया से ही रदरफोर्ड का वो पहला प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम ये था जो मैंने पहले वाला में क्वेश्चन में डिस्कस नहीं किया था। रदरफोर्ड का एक और ड्रॉबैक था, वो ये था कि उन्होंने ये कहा था कि जो रेडियस है एटॉम का, ठीक है, वो कॉन्टिन्यूस चेंज होता है। उनका जो रेडियस है ऑर्बिट का वो चेंज होते रहता है। तो इसका मतलब जो स्पेक्ट्रम होगा वो लाइन स्पेक्ट्रम होगा, सॉरी कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम होगा। लेकिन जब बाद के एक्सपेरिमेंट में देखा गया तो वो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं है, लाइन स्पेक्ट्रम है। अब आप सोच रहे होंगे स्पेक्ट्रम क्या चीज है। तो वैसे ये क्लास 11 का पोर्शन है, हायर क्लासेस का पोर्शन है। जस्ट यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है। तो स्पेक्ट्रम का मतलब होता है रेंज, ठीक है। जैसे लाइट का रेंज होता है, विबग्योर होता है ना, तो विबग्योर एक रेंज है वायलेट से लेकर के रेड तक, और उसके ऊपर भी है और इसके नीचे भी है। ये आप लोग जानते ही है, फिजिक्स में हम लोग बेसिक्स पढ़े हैं स्पेक्ट्रम। तो यहाँ भी क्या होता है ना, एटॉम भी अब जब इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं एटॉम के अंदर, और जब वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जब जंप करते हैं, तो ये जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जब एक ऑर्बिट से जंप करके दूसरे ऑर्बिट में आ रहे हैं, तो इस ट्रांजैक्शन की वजह से एनर्जी रिलीज होता है, एनर्जी अब्जॉर्ब होता है, ठीक है। तो हम ज्यादा कॉम्प्लेक्स में नहीं घुस रहे, बस एक रफ आइडिया समझ लो कि ये जो एनर्जी ट्रांजैक्शन की वजह से क्या होता है, एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब होता है। ये जो इसके वजह से क्या होता है, लाइट निकलता भी एक्चुअली एनर्जी निकल रहा होता है। तो अगर वो एनर्जी एक पर्टिकुलर लाइट का फ्रीक्वेंसी से मैच करता है तो आपको वो लाइट दिखेगा। समझ में आ रहा है ना। तो समझ लो एक तरह से कि एटॉम जो है वो टॉर्च का जैसा काम कर रहा है। भले वो टॉर्च नहीं है, लेकिन जस्ट इमेजिन करने के लिए हम बोल रहे हैं, वो टॉर्च जैसा दिख रहा है, लाइट निकल रहा है। समझ में आ रहा है ना। तो वही है स्पेक्ट्रम। समझ में आया। तो इन्होंने बोर ने क्या किया, उसने बोला कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है ये सब सारे ऑर्बिट में नहीं घूम सकता, ठीक है, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में ही घूमेगा। तो मान लेते हैं ये जो ऑर्बिट्स है, इन्होंने कहा कि जो ऑर्बिट है इसको हम लोग सेल्स भी कह सकते हैं और एनर्जी लेवल्स भी कह सकते हैं। तो ये एक एनर्जी लेवल है, ये दूसरा एनर्जी लेवल है, ये तीसरा, ये चौथा, इस तरह से एनर्जी लेवल है। तो इन्होंने इसका नाम भी दे रखा है। पहला वाला जो एनर्जी लेवल है, जो सेल है या ऑर्बिट है, जो भी कह लो, इसका नाम है के सेल, ठीक है। ये के सेल है। ये कौन सा सेल है, एल, ये कौन सा है, एम, और ये कौन सा है, एन। इस तरह से उन्होंने नामकरण भी किया। सही है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब उन्होंने कहा कि एक सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, अगर वो दूसरे सेल में जंप करता है तो इसका मतलब क्या है, एनर्जी चेंज होगा, है ना। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है, अगर इसको मन है, इसको घूमने का मन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन चाहता है हम बोर हो गए के सेल में, भैया बोर हो गए, हमको थोड़ा दूसरा सेल में जाना है,
जाओ भाई, चले जाएंगे वो जम करके, या कूदेंगे वो। तो कूदने का भी प्राइस पे करना पड़ेगा इसे, इसे एनर्जी लेना पड़ेगा इस जगह पे। अगर वो बाहर जा रहे हैं ना तो एनर्जी लेना पड़ेगा, तभी वो कूद पाएंगे। अगर आपको भी कूदना है तो कूदने के लिए एनर्जी चाहिए ना भाई। तो उसी तरह से इलेक्ट्रॉन को भी एनर्जी चाहिए कि कूदेगा दूसरा सेल में। तो जैसे दूसरा सेल में कूदेगा उसको एनर्जी लेकर के कूदेगा, ठीक है। और अगर मान लो 1 मिनट के लिए कि इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में, इसे अंदर घुसना है, अंदर वाला सेल में जाना है, तो फिर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा, ठीक है, सॉरी एनर्जी बाहर निकालेगा। तो ये चलते रहता है। तो ये जो मान लेते हैं ये एनर्जी E1 है और ये एनर्जी 1 2 3 4 में। तो एनर्जी E1 सॉरी एनर्जी 4 माइनस एनर्जी 1, क्योंकि बाहर के जो एनर्जी सेल्स होते हैं उनका एनर्जी ज्यादा होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, इसे ध्यान में रख लेना। तो जो बाहर के जो सेल्स होंगे उसका जो एनर्जी ज्यादा होगा, ऐसा पूछता है बहुत बार। आप देखेंगे कि आगे का क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे कि कौन सा एनर्जी लेवल किसमें एनर्जी, किस ऑर्बिट में एनर्जी ज्यादा है। तो याद रख लेना कि जो बाहर का जो एनर्जी लेवल होता है, सॉरी सेल जो होता है उसका एनर्जी ज्यादा होता है, और जो अंदर में होता है, जो न्यूक्लियस के जितने करीब होंगे उसका एनर्जी कम होंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने E4 पहले रखा है और E1 बाद में। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा तो इनका जो एनर्जी निकलेगी, क्योंकि हम लोग एनर्जी का डिफरेंस कर रहे हैं ना, तो इन दोनों का जो एनर्जी का डिफरेंस आएगा उसके ही रेस्पेक्ट में आपको इमिटेड लाइट या लाइट एब्जॉर्ब हुआ वो इससे कैलकुलेट होता है, ठीक है। ये भी बोर का एक पॉस्टुलेट है, सही है। तो मैंने क्या देखा बोर्स का पॉस्टुलेट में, क्या क्या थ्योरीज कवर हुआ। पहला हुआ कि उन्होंने ये कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है जिस ऑर्बिट में घूम रहा है वो उसी ऑर्बिट में घूम सकते हैं जिसका एंगुलर मोमेंटम इसके बराबर है, ठीक है। ये पहला उसका उनका एक थ्योरी था। दूसरा थ्योरी क्या था कि उन्होंने नामकरण कर दिया था कि एलन फलना ढकना इस तरह से नाम किया हुआ है, ठीक है। और उनका थ्योरी इसमें यह भी था कि अगर एक इलेक्ट्रॉन एक सेल से दूसरे सेल में अगर जंप करेंगे तो एनर्जी का ट्रांजैक्शंस होगा। तो मैंने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन अगर बाहर जा रहा है तो एनर्जी ले करके वो बाहर जाएंगे, और बाहर जाएंगे तो याद रखना एनर्जी जो है वो बाहर निकलता है ना, बाहर निकलता है, ये एब्जॉर्ब होता है। क्या बोला था मैंने, बाहर निकलता है, ओके, कि वो बाहर जा रहा है तो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। तो एब्जॉर्ब जब करेगा ना तो आपको इस लाइट दिखेगा नहीं, लेकिन अगर वो अंदर जा रहा होगा तो एनर्जी को बाहर निकलेगा। जैसे बाहर का कोई इलेक्ट्रॉन है वो अगर अंदर में जा रहा है, अंदर का ऑर्बिट में जा रहा है, तो इसका मतलब एनर्जी बाहर निकलेगा। अगर एनर्जी अगर बाहर निकलता है तो आपको दिखेगा कि लाइट निकल रहा है एटॉम से, ठीक है। मतलब ऐसे देखने में चले जाना, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होता है वो, लाइट दिखेगा वो, ठीक है। तो इसी को कहता है इमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अगर लाइट एब्जॉर्ब हो रहा है तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, अगर लाइट बाहर निकल रहा है तो इमिशन स्पेक्ट्रा, सही है। तो ये सारा चीज बोर्स का पोस्टुलेट के अंदर कवर हो रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखते हैं ये क्या है। अब हम लोग पढ़ चुके थे रदरफोर्ड मॉडल पढ़े, बोर्स मॉडल पढ़े। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा था कि जो एटॉम है, एटॉम का स्ट्रक्चर तो हम लोग देखा ना, क्लास 8 से हम लोग देखते हुए आ रहे हैं। क्या था उसमें, जल्दी से रिकॉल करते हैं। चलो बताओ जल्दी बताओ क्या था। बीच में न्यूक्लियस, ओके, उसके बाद ऑर्बिट घूम रहे हैं, गुड। ऑर्बिट में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, गुड। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। ये जस्ट बेसिक मॉडल जो हम लोग करते हुए हैं, क्लास 7 से ही हम लोग देख रहे हैं ये मॉडल, है ना। अच्छा, यहाँ पर एक वर्ड है जो अक्सर एग्जाम में पूछते हैं, न्यूक्लियॉन्स। ये वर्ड आपने पढ़ा है ना, न्यूक्लियॉन्स। तो इसमें अक्सर बच्चे कॉन्फ्यूज हो जाते हैं, न्यूक्लियॉन्स और न्यूक्लियस के बीच का अंतर। तो न्यूक्लियॉन्स असल में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को टुगेदर न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है। न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस वो सेंटर का नाम है, वो जगह का नाम है, ठीक है, वो लोकेशन है। न्यूक्लियस एक्चुअली पार्टिकल्स है। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कलेक्टिवली इसको न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है। अब ये रहते कहां पर है, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। तो न्यूक्लियस क्या है, एक जगह, और न्यूक्लियॉन्स क्या है, पार्टिकल। समझ में आया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव। तो दिख ही रहा है, नेगेटिव हम लोग बना रखा है। तो इलेक्ट्रॉन
नेगेटिव चार्ज। ओके, प्रोटॉन क्या चार्ज है? प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज। ओके, और न्यूट्रॉन का कौन सा चार्ज है? ऑब्वियसली न्यूट्रल। तो हम लोगों का यूनिवर्स में भी सब कुछ ऐसे ही है, सारा एनर्जी, कुछ एनर्जी पॉजिटिव, कुछ एनर्जी नेगेटिव और कुछ न्यूट्रल। तो हम लोग का मैटर्स के फॉर्म में भी ऐसा दिख रहा है जैसे एनर्जी फॉर्म दिखता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है, इन लोगों का अपना एक चार्ज भी है और इसको एक सिंबल से रिप्रेजेंट भी किया जाता है। तो वो ये क्वेश्चन में यही बताता है ना। तो प्रोटॉन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? P से 1 1, ये 1 1 क्या है? सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट क्या है हम लोग देखते हैं। ये न्यूट्रॉन है और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। ओके, अब ये 1 1 क्या है? ये इलेक्ट्रॉन में देखो। ओके, इलेक्ट्रॉन से ज्यादा समझ में आएगा, ये याद भी रहेगा। इलेक्ट्रॉन में -1 है, तो हो ना हो ये चार्ज है, ठीक है, माइनस है। ऑब्वियसली हम लोगों को पता है इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, ये दिख ही रहा है यहाँ से, ठीक है। तो ये नेगेटिव है, यानी ये चार्ज का बारे में बात कर रहा है। और ये क्या है? 0 ऊपर में, सुपरस्क्रिप्ट मास। क्या है? मास। ये मास के बारे में बताया जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का जो मास है ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, ऑलमोस्ट उसे 0 कह सकते हैं, ठीक है। तो ये असल में मास बाय चार्ज रेशियो समथिंग होता है फिजिक्स में, ठीक है। तो वहाँ हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जस्ट एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। तो ये क्या है? प्रोटॉन का ये मास है और ये क्या है? चार्ज। उसी तरह से न्यूट्रॉन में क्या है? मास, और ये क्या है? चार्ज, है ना। न्यूट्रॉन का चार्ज तो न्यूट्रल होता है, यानी 0 होता है। तो वही बता रहे हैं हम लोग सिंबल के फॉर्म में। तो यहाँ तक कोई डाउट है? काफी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चले। ओके, नाउ एक्सप्लेन द रूल अकॉर्डिंग टू विच इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन वेरियस एनर्जी लेवल्स। तो बताइए क्या रूल्स है? मैंने कहा था रदरफोर्ड का पहला वाला क्वेश्चन में कि रदरफोर्ड क्या नहीं बताया था, क्या उनका ड्रॉबैक था कि वो, हाँ, गुड, इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन एक्सप्लेन नहीं करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट के बारे में कुछ भी नहीं बताते हैं। अब भैया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना बताएं, अगर इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट ना बताएं, तो आप कैसे समझ पाएंगे केमिकल बॉन्डिंग क्या है, केमिकल रिएक्शन क्या है? ये तो बहुत जरूरी है या नहीं? आप ही बताइए, है या नहीं? तो इसका मतलब हम लोगों को कॉन्फ़िगरेशन जानना होगा। तो इसको वोर ने कुछ हद तक एक्सप्लेन किया था। तो एक आप जब पढ़ेंगे तो वहां पर एक थ्योरीज है, वोर बरी थ्योरी इसकी, ठीक है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने एक फॉर्मूला दिया 2n²। तो उन्होंने कहा उस थ्योरी से निकल के ये आता है कि ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन हम लोग दे सकते हैं। जैसे कि ये मान लो न्यूक्लियस है और ये क्या है? ऑर्बिट, ठीक है। तो बोर के हिसाब से इसका नामकरण हम लोग देखे थे। पहला ऑर्बिट का नाम क्या था बताओ तो जल्दी। यस, गुड, पढ़ रहे हो तुम, समझ रहे हो मेरे वीडियो को। ये के, दूसरा वाला यस एल, और ये क्या है? एम से। तो इस तरह से, ठीक है, लंग फन कुछ भी नाम दे दो, के एल एम, इस तरह से। तो पहला वाला सेल में क्या है? के सेल। तो के सेल में क्या है? कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है? तो ये रूल से हम लोग को पता चलेगा कि कितना इलेक्ट्रॉन हम लोग दे सकते हैं इसके अंदर, राइट। तो एन का मतलब क्या है? एन का मतलब है नंबर ऑफ सेल्स। कौन सा सेल है ये? पहला सेल का, हम लोग पहला सेल का बात कर रहे हैं। तो पहला सेल का मतलब है n = 1। चलो ले लेते हैं n = 1। तो 2, n का वैल्यू में 1 बैठाओ, क्या आएगा? 2। यानी कि हम लोग फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। सेकंड के लिए गेस करो क्या हो सकता है? बनाओ, वीडियो पॉज करो और देखो खुद से। n का वैल्यू कितना है? 2, क्योंकि हम लोग सेकंड सेल का बात कर रहे हैं। तो अगर हम वैल्यू बैठाएंगे यहाँ पर तो क्या आएगा? 2 का होल स्क्वायर, यानी 2 × 4, 4 ×
8 है ना जी, और क्या आएगा, तो 8 है। यानी कि फर्स्ट सेल में हम लोग मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, सेकंड सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 8। ये तो फॉर्मूला बता रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट सेल में हम लोग मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, सेकंड सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, तो समझ लेते, ठीक। इधर 8 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं हम लोग। थर्ड सेल में कितना दे सकते हैं, चलो देख लेते हैं। 2n², 2 n में कितना बिठाएंगे, 3, गुड, 3 बिठा दिए। तो 18 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन आ सकता है थर्ड सेल में। तो इस तरह से हम लोग हायर सेल्स को भी देख सकते हैं, फोर्थ फिफ्थ सेल में कितना आ सकता है देख सकते हैं। तो इसमें हम लोग एक एग्जांपल प्रैक्टिस करते हैं, ठीक, तो ज्यादा क्लैरिटी आएगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं, सोडियम से शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, पढ़े थे ना 7 में, कि नहीं पढ़े थे? नहीं सर, नहीं पढ़े थे, भूल गए सर। इतना भूलने से काम होगा? तो एटॉमिक नंबर कितना है, 11। कैसे होगा इसका कॉन्फ़िगरेशन? ये जो है 11, ये क्या था, एटॉमिक नंबर याद आ रहा है कि नहीं आता है? ये एटॉमिक नंबर है। तो एटॉमिक नंबर को हम लोग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी मानते हैं, और क्या मानते हैं, याद करो जल्दी से। यस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट, गुड। तो ये हम लोग क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी, ठीक है। तो ये 3 इंफॉर्मेशन है, हमेशा इसे याद रखना है। ये जो 11 दिख रहा है तुम्हें, इससे हम लोग को 3 इंफॉर्मेशन मिल रहा है, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर ये न्यूट्रल है तो ये भी शर्त याद रखना है, न्यूट्रल है तो। अगर ये चार्ज वार्ज हो गया तो थोड़ा सा बेसिक चेंज आएगा, वो हम लोग एग्जाम्पल से देखेंगे, ठीक है। तो हम लोगों को इलेक्ट्रॉन, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना है, तो इलेक्ट्रॉन से हम लोग का मतलब, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, 11 है। तो 11 को हम लोगों को अरेंज करना है। कैसे अरेंज करेंगे, तो फर्स्ट सेल में तो हम लोग को पता है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, तो 2 दे देते हैं। सेकंड में कितना दे सकते हैं, यस, गुड गुड, 8, गुड, 8। और तीसरा में तो 10 तो यहीं पर हो गए कवर, और 1 बचा, तो थर्ड सेल में कितना आएंगे, 1, यानी 11 इलेक्ट्रॉन। सिंपल है, ऐसा नहीं कि पहले बार देख रहे हो, पहले भी देख चुके हो, ठीक है ना। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, एल्यूमिनियम का लेते हैं। कितना है एल्यूमिनियम का, बोलो जल्दी से, हम भूल गए। 13, कितना होगा पहला सेल में, 2, सेकंड में 8, और देन 3, राइट। तो ये कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लोअर क्लासेस में भी देखे हैं। अब यहाँ पर एक, अगर हम तुमसे पूछे कि पोटेशियम का बताओ, तो पोटेशियम का कितना होता है, 19। करो इसे, ट्राई करो, वीडियो पॉज करो और ट्राई करो इसे, कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ कितना आ रहा है। 2, 8, 19 हो गया। तो नेक्स्ट तो ऑब्वियसली 9 आएगा, 9, राइट, सही है। नहीं सर, कुछ गड़बड़ है ना, क्या गड़बड़ है सर? मैंने तो सीखा है सर 2, 8, 8, 1, यही है, एक्चुअल में यही है कॉन्फ़िगरेशन। तो यही यहाँ पर एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि देखो फर्स्ट सेल में 2 आता है, सेकंड में 8 आता है, थर्ड में तो मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन कंटेंट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं ले सकते 9। तो फिर प्रॉब्लम क्या है, एक्चुअली थियोरिटिकली हम लोग अप टू 18 ले सकते हैं, लेकिन नहीं लेंगे, 8 ही लेंगे। क्यों 8 लेंगे, क्योंकि थर्ड सेल में भी उसका जो एटॉम का जो वॉल्यूम है, उसका जो साइज है, बहुत सारा हिसाब किताब लगा करके देखा गया है कि थर्ड सेल में अगर हम लोग 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो रिपल्सन होगा, ठीक है। रिपल्सन की वजह से उस एटॉम का स्टेबिलिटी काफी गिर जाएगी। तो एटॉम का स्टेबिलिटी बहुत मायने रखता है, तो हम लोग इनस्टेबल एटॉम नहीं ले सकते हैं, ठीक है। ये सब कुछ रीजन से इलेक्ट्रॉन रिपल्सन की वजह से हम लोग मैक्सिमम 8 से ज्यादा नहीं ले सकते। तो इसीलिए हम लोग थर्ड सेल में भी 8 ही रखें और फिर एक शिफ्ट कर दिया फोर्थ सेल में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी, जब तुम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि पोटेशियम है ना, वो 4th पीरियड का एलिमेंट है, ठीक है। और नंबर ऑफ सेल्स से पता चलता है नंबर ऑफ पीरियड्स, ठीक है। ये हम लोग देखेंगे, जब वो चैप्टर पढ़ेंगे तो देखेंगे कि जो नंबर ऑफ सेल्स है ना,
उससे हम लोग पीरियड भी पता करते हैं। देखो इधर देखो कितना सेल्स, देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ है, यानी वो फोर्थ पीरियड का एलिमेंट, राइट। यहाँ भी देख लो सोडियम कितना है, तुम्हें पता है इसमें कितना सेल्स है, 3 सेल्स। तो 3 सेल्स का मतलब वो थर्ड पीरियड का एलिमेंट होगा, ठीक है। तो अभी कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं, क्योंकि तुम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़े नहीं हो, जब पढ़ेंगे तो देखेंगे, सही है। चलो तो ये हो गया। कोई डाउट कमेंट सेक्शन में लिखिए अगर कोई डाउट है तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ कैल्शियम Ca2+ आयन एंड स्टेट द नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन इट। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ नई चीज सीखेंगे हम लोग। अब देखो इसको सॉल्व करने से पहले कुछ फंडामेंटल्स देख लेते हैं, ठीक है। एक है एटॉम, दूसरा है आयन। बताओ तो दोनों में क्या अंतर है, एटॉम और आयन में? दोनों वर्ड्स अलग है, तो कुछ काम भी अलग होगा। क्या काम अलग है, क्यों इसे नामकरण अलग किया है? तो एटॉम हम लोगों को पता है, ये जो वर्ड हम लोग तब यूज करेंगे जब न्यूट्रल हो, ठीक है। जैसे अगर मान लो हम फॉर एग्जांपल लेते हैं Na, न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं, कोई चार्ज दिख रहा है क्या? नहीं, कोई चार्ज नहीं दिख रहा है, प्लस माइनस न्यूट्रल है। तो हम लोग इसके लिए जो वर्ड यूज करेंगे वो है एटॉम, सही है ना। और अगर हम इसको Na और इसका अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो प्लस हो जाएगा, Na+, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे। प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन निकाल देना, माइनस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन दे देना, ठीक है। बहुत बच्चे यहाँ कॉन्फ्यूज हो जाते हैं, माइनस का मतलब पूछते हैं सर माइनस है कम होना चाहिए, नहीं। केमिस्ट्री में माइनस का मतलब हमने एक इलेक्ट्रॉन दिया है, समझ में आ रहा है। प्लस का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन लिया है, समझ में आ रहा है, ओके। तो ये क्या है, इसको हम लोग कहेंगे आयन। अब आयन का भी 2 पार्ट होता है, क्या क्या, एक है कैटायन और दूसरा है एनायन, ओके। तो ये है कैटायन, ये है एनायन। तो कैटायन का मतलब क्या होता है, जो पॉजिटिवली चार्ज आयन होगा उसे कैटायन कहेंगे, जो निगेटिवली चार्ज आयन होगा उसे एनायन कहेंगे, सही है ना। एक्स्ट्रा नॉलेज भी ले लो तुम लोग, याद रखना हमेशा जो मेटल होता है वो हमेशा कैटायन बनाएंगे। मेटल का मतलब ये कैटायन, वो लोग लड़के होते हैं, दान करते हैं, ठीक है, मेटल दान करते हैं इलेक्ट्रॉन को। और नॉन मेटल क्या है, लड़कियां पैसा देती है क्या? नहीं, वो लोग लेती है, ठीक है। तो लड़के संभल के खा लेंगे सारे पैसे। तो इधर देखो, तो लड़कियां क्या है, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन लेते हैं, यानी वो एनायन है। तुमने सुना होगा फ्लोरीन के बारे में, फ्लोरीन क्या बनाता है, F-। फ्लोरीन क्या बनाता है, Cl-। ब्रोमीन क्या बनाता है, Br-। तो ये सब क्या है, लड़कियां, बोलना मत, ठीक है, सब लड़कियां हैं। ये सब क्या है, एनायन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं वो लोग। और ये सब क्या है, ये सब दानवीर है, हमारे दानवीर, Na+, कैल्शियम CO2+ और लिथियम, ये क्या होगा, प्लस। तो ये सारे सब क्या है, मेटल्स, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो प्लस बना रहा है, कैटायन बना रहा है। अब तुम्हारे दिमाग में ये सवाल आ सकता है, सर कुछ है, आप मेटल अगर लिखते हैं तो कुछ प्लस होता है, कुछ 2+ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम लिखते हैं, तो एल्यूमिनियम क्या हो गया, 3+। तो ये कैसे हो रहा है, 3+, ये 2+, ये प्लस, कैसे पता चलेगा कि कौन सा 1 है, किसमें हमको प्लस देना है, किसमें 2 देना है, किसमें 3 देना है? तो इसके लिए हम लोगों को वैलेंसी पढ़ना होगा, ठीक है। जिस दिन वैलेंसी क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, तो ये भी तुम्हें समझ में आने लगेगा। तो वैलेंसी, कैल्शियम का वैलेंसी 2 होता है, ये याद रखना पड़ता है, ठीक है। सोडियम का वैलेंसी कितना होता है, 1। लिथियम का वैलेंसी कितना होता है, इधर उसी तरह से यहाँ भी है। फ्लोरीन का वैलेंसी कितना है, ऑब्वियसली, यस 1, यस। क्लोरीन का वैलेंसी कितना है, 1। तो उसी तरह से मैंने चार्ज दे रखा है इधर, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं, कुछ चीजें आउट ऑफ सिलेबस भी हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स को और एक्सपैंड करने के लिए। तो होप मजा आ रहा होंगे आप लोगों को, है ना। तो अभी देखते हैं, क्वेश्चंस पे आते हैं, वापस कैल्शियम में आते हैं, सही है। अगर मैं आप लोग इससे पूछूं कि भाई कैल्शियम का कॉन्फ़िगरेशन करें, देख क्या करेंगे? तो सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर, हाँ, ओके, गुड, 20। तो कैसे करेंगे इसका, 2 8 8 2, बिल्कुल सही।
282। तो अगर यहाँ पर हम कुछ चेंजेस ला दें कैल्शियम में, Ca2+ कर दें, क्या हो जाएगा? 2+ का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन ले लिए या फिर दे दिया? इलेक्ट्रॉन ले लिया, क्योंकि मेटल है तो मैंने इससे इलेक्ट्रॉन ले लिया। ठीक, कितना इलेक्ट्रॉन लिया? 2, क्योंकि 2+ है, 2 इलेक्ट्रॉन मैंने लिया। सही है। तो भाई ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना लास्ट का, ये चला गया। ठीक, तो अगर लास्ट का 2 इलेक्ट्रॉन चल गया तो क्या बचा? 2,8,8। सही है। तो ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है। अब अगर हम तुमसे पूछे हैं कि भाई इसमें प्रोटॉन कितना होगा, क्योंकि ये पूछ रखा है कितने नंबर, प्लीज टेल मी द फंडामेंटल पार्टिकल्स। फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ये तो होता है ना फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो बताओ क्या होगा इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन। इस केस में दोनों को कंपेयर करते हैं। ठीक है, इसको भी कंपेयर करते हैं, इसको भी कंपेयर करते हैं, तो क्लैरिटी आएगा कि इस केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना होगा? जितना उसका एटॉमिक नंबर, जितना उसका एटॉमिक नंबर है वही उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा। तो इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है? P = 20। और इसका कितना है प्रोटॉन? P = कितना है? इसका भी वही रहेगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर तो चेंज नहीं होता ना। हम तो ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, प्रोटॉन बाहर नहीं निकाला मैंने। तो प्रोटॉन बाहर नहीं निकाला तो फिर प्रोटॉन जो है वो है। और याद रखना एटॉमिक नंबर हमेशा फिक्स होता है। ठीक है, वो तभी चेंज होगा जब हम लोग उसका न्यूक्लियस में परिवर्तन करेंगे। न्यूक्लियस में परिवर्तन करने का मतलब है आपको न्यूक्लियर फिजिक्स का सेक्शन में जाना पड़ेगा, मतलब एटॉमिक बॉम्ब बनाना पड़ेगा। ठीक है, केमिस्ट्री में याद रखना हम लोग प्रोटॉन से कोई छेड़छाड़ नहीं करने वाले। ठीक है, न्यूक्लियस अपने जगह है, इलेक्ट्रॉन अपने जगह। सही है ना। इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन को कभी छेड़ना नहीं है, कुछ भी हो जाए। जो भी केमिस्ट्री में जो भी गेम होगा, जो भी हम लोगों को खेलना होगा, सब इलेक्ट्रॉन से खेलेंगे। ठीक है, तो इधर क्योंकि यहाँ पर प्रोटॉन्स का कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, इधर भी प्रोटॉन्स का चेंजेस नहीं हो रहा, तो प्रोटॉन यहाँ भी 20 है और यहाँ भी 20 है, तो प्रोटॉन्स से कोई छेड़खानी नहीं। ये याद रहेगा। ठीक, इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा? अच्छा, इलेक्ट्रॉन जाने से पहले एटॉमिक नंबर भी जानना है। एटॉमिक नंबर कितना होगा? तो ऑब्वियसली जितना प्रोटॉन है वही उसका एटॉमिक नंबर होगा। एटॉमिक नंबर हमेशा आधार कार्ड नंबर का जैसा है। आपका भी आधार कार्ड नंबर होगा ना, तो आधार कार्ड नंबर कभी चेंज होता है क्या? नहीं। उसी तरह से एटॉम का एटॉमिक नंबर भी चेंज नहीं होता, वो फिक्स रहता है। और वो उसका आइडेंटिटी है, याद रखना, उसका आइडेंटिटी है। अगर तुमने उसका एटॉमिक नंबर बदल दिया मतलब वो टोटली एलिमेंट ही बदल गया। सही है। तो एटॉमिक नंबर भी कितना होगा? एटॉमिक नंबर का सिंबल होता है Z, ये याद रख लेना, Z होता है। तो इसका एटॉमिक नंबर भी 20 और इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? इसका भी 20। सही है। अब हम तुमसे पूछते हैं इलेक्ट्रॉन कितना है इसका इलेक्ट्रॉन कितना है? तो इसका इलेक्ट्रॉन क्योंकि न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल में हम लोग को मालूम है कि एटॉमिक नंबर जितना होगा उतना ही प्रोटॉन नंबर होगा, उतना ही इलेक्ट्रॉन भी होगा। इसका इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 20। लेकिन इस केस में इलेक्ट्रॉन का नंबर अलग होगा, है ना। तो क्या होगा इलेक्ट्रॉन? गेस करो क्या होगा? 8 to 10, 10 और 8, 18। तो इलेक्ट्रॉन कितना है? 18। ठीक है ना। तो ये इसका आंसर है। एक और फंडामेंटल पार्टिकल छूट गया, वो क्या है? न्यूट्रॉन। लेकिन न्यूट्रॉन निकालेंगे कैसे? आप लोग तो क्लास 9 में हो ना, तो लोअर क्लास में तो हम लोग देख चुके हैं 7, 8 में। हम लोग अगर मास नंबर को और एटॉमिक नंबर को अगर माइनस करते हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाएगा। ओके, तो करते हैं मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो ये सिंबल मैंने लिखा, ठीक है। इसे अलग से पढ़ाने का जरूरत नहीं है, यहीं पर बोल दे रहा हूँ, इसे याद रख लेना। ये मास नंबर है, इसका सिंबल ए होता है, और ये एटॉमिक नंबर, ये मास नंबर है और ये क्या है? एटॉमिक नंबर। ये याद रहेगी? बिल्कुल, सब कुछ याद ही है, 8 का भी याद ही है आप लोगों को। तो कैल्शियम का केस में इसका मास नंबर कितना होता है? 40। तो 40 मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर कितना है? 20। तो कितना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स? 20। ये इस केस के लिए भी वैलिड होगा। ये तो कैल्शियम एटॉम है ना, और ये क्या है? कैल्शियम आयन। मैंने पहले बताया था एटॉम और आयन के बीच का डिफरेंस सिर्फ चार्ज का डिफरेंस है, ठीक है। तो ये क्या है? एटॉम, और ये क्या है? आयन। तो
एटॉम और आयन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि इसमें मास नंबर और एटॉमिक नंबर तो बदल ही नहीं रहे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी फिक्स रहेगा। तो मैंने बता दिया सारा फंडामेंटल पार्टिकल्स। और अब तुम्हें ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है। तो ऑर्बिटल डायग्राम क्या है? सिंपली न्यूक्लियस बनाओ, ऑर्बिट बनाओ। फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, क्योंकि तुम्हें इसके लिए बनाना है। तो पहला कितना है? 2। उसके बाद कितना है? 8 बना दो इधर। 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 है। अब तीसरा में भी कितना है? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब तुम लोगों को डाउट हो रहा होगा, सर पहला वाला केस में तो 2 था, अगर पहला वाला का अगर हम बनाए तो हम लोगों को एक और सेल लेना पड़ेगा, उसमें 2। तो तुम ये पूछ सकते हो कि भाई Ca2+ के केस में लास्ट का इलेक्ट्रॉन ये तो ऑर्बिट भी नहीं रहेगा। हाँ, नहीं रहेगा, क्योंकि ऑर्बिट है क्या असल में, वो तो हाइपोथेटिकल है ना, कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ऑर्बिट बोल के है या नहीं है वो कोई नहीं देखा है। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ऑर्बिट भी नहीं है, ये दिमाग में घुसा लो अच्छे से, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ 3 ही ऑर्बिट बनाएंगे। तो ये बहुत मेजर डिफरेंस है, इसे नोट करो अच्छा से। क्या मैंने बोला? इस केस में टोटल 4 ऑर्बिट है और इस केस में कितने ऑर्बिट है? 3 ऑर्बिट है। ये बहुत बड़ा अंतर है दोनों में। सिर्फ ये अंतर किसकी वजह से आ रहा है? इलेक्ट्रॉन की वजह से। करेक्ट, गुड। तो समझ में आ रहा होगा यहां तक? सही है। तो पिछले क्वेश्चन को ही कंटिन्यू करते हैं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एलिमेंट्स x, y and z have atomic numbers 6, 9 and 12 respectively. Which one forms anion, cations and which has 4 electron in its valence shell? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसको सॉल्व करने से पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बिना इसके आप लोग केमिकल बॉन्डिंग नहीं कर सकते। तो देखते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी क्या है। ये अगर एटॉम है और ये तो पहले डिस्कस कर चुका हूं मैं, इसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। और ये ऑर्बिट है। अगर हम फॉर एग्जांपल बात करते हैं, फॉर एग्जांपल सोडियम का, सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा? 2 8 1। तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, सेकेंड सेल में 8, और लास्ट सेल में 1। तो ये देख रहे हैं जो लास्ट सेल है ना, लास्ट सेल में जिसमें जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है इसे कहते हैं अल्टीमेट सेल या फिर वैलेंस सेल। और इसी वैलेंस सेल में जितना इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसे कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों है? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, इसे क्या कहेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ये लास्ट सेल का ही बात क्यों होता है? क्योंकि बाकी जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है न्यूक्लियस के काफी क्लोज है। काफी क्लोज होने की वजह से क्या होता है, वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते केमिकल रिएक्शंस में, क्योंकि वो न्यूक्लियस के ही अट्रैक्शन में है ना, तो वो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो लास्ट के जो इलेक्ट्रॉन है वो कुछ हद तक फ्री होते हैं न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से, जिसके कारण वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंपॉर्टेंट है। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही हम लोग क्या करेंगे? वैलेंसी निकालेंगे, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी में अंतर है। पहले ये समझ लो कि वैलेंसी जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही निकलेंगे। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी में अंतर क्या है? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब है कितने पॉसिबल इलेक्ट्रॉन है जो पार्टिसिपेट करेंगे केमिकल रिएक्शन में। और वैलेंसी का मतलब क्या है? जो एक्चुअली पार्टिसिपेट करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन जो एक्चुअली पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में, उसे वैलेंसी कहते हैं। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताते हैं कि ये पॉसिबल इलेक्ट्रॉन्स हैं जो करेंगे, करते नहीं है, करेंगे जरूरी नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी। एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, ठीक है। तो नाइट्रोजन के कितने होता है? एटॉमिक नंबर 7, यानी कि 2 5। तो यहां देखो, ये लास्ट सेल, ये तो लास्ट सेल है, तो लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5, यस, तो 5 है। ये हो गए इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसके वैलेंसी 5 नहीं है,
ठीक है। तो वैलेंसी कैसे निकलेंगे? तो वैलेंसी निकाले जाते हैं 8 से माइनस करके, ठीक है। तो हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है या आगे पढ़ेंगे हम लोग कि कोई भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 1 से 3 तक है, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 to 3 है तो वैलेंसी भी उतना ही लेंगे 1 to 3। और अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 या 4 से अबव है 4 to 8 तो हम लोग क्या करेंगे 8 से माइनस कर देंगे, ठीक है। ये याद रहेगा। फिर से एक बार रिपीट करता हूं, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 to 3 है तो वैलेंसी कितने लेंगे? जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। जैसे अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो वैलेंसी भी 1 होंगे। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो वैलेंसी भी 2 होंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है तो वैलेंसी भी 3 लेंगे, सही है, ओके। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है या 5 है या 6 या 7 या 8 तो इन नंबरों के बीच में अगर कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन आते हैं तो हम लोग क्या करेंगे? वैलेंसी निकालने के लिए क्या करेंगे? 8 से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन में? 5 है। तो 5 होने से मुझे क्या करना पड़ेगा वैलेंसी निकालने के लिए? 8 से माइनस करना पड़ेगा। तो 8 - 5 कितना होता है? 3, ओके। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 5। और वैलेंसी कितने होंगे? 8 - 5 = 3, ओके। तो 8 - 5 = 3। तो ये वैलेंसी 3। अब इसका मतलब क्या है? तो 5 इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन हैं जो ये पॉसिबिलिटीज रखते हैं, जिसके संभावना है कि ये इलेक्ट्रॉन केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मतलब नाइट्रोजन कह रहा है भाई मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन है, मेरे इस 5 इलेक्ट्रॉन के साथ जो रिएक्शन करवाना है करवा लो, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में जब केमिकल रिएक्शंस होता है तब असल में 3 ही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर पाते हैं। कुछ रीजंस हैं जो हम लोग बाद में एक्सप्लोर करेंगे। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन की वजह से बाकी 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। पॉसिबल है लेकिन नहीं कर पाते हैं। तो एक्चुअल में कितने कर पाते हैं? 3। आपने अमोनिया देखा होगा, है ना। अमोनिया केस में क्या होता है? तो 3 हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्डिंग बना रहे हैं क्योंकि नाइट्रोजन का 3 वैलेंसी है, यानी वो 3 बॉन्ड बनाएंगे, है ना। तो 5 इलेक्ट्रॉन होने का बावजूद भी वो 3 ही बना पा रहे हैं। तो यहाँ पर काफी डिफरेंस समझ में आ रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंस में अंतर क्या है। तो आई होप ये समझ में आया होगा इतनी दूर तक। अब हम लोग समझते हैं कि ये वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ इंपॉर्टेंट और भी कहाँ इसके एप्लीकेशंस है। ये तो एक एप्लीकेशन बता दिया मैंने कि केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरा एप्लीकेशन है कि हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन का देख के ये पता कर सकते हैं कि उसका वो मेटल होगा या नॉन मेटल होगा, ठीक है। ये वैलेंसी देख के पता नहीं चलेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख के पता चलेगा। इसे याद रखना, वैलेंसी देख करके नहीं। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वैलेंसी देखेंगे और पता चल जाएगा, नहीं। फॉर एग्जाम्पल अब इसे देखो, ये सोडियम है, ठीक है। इसका वैलेंसी कितना होगा? तो पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, 2 8 1। तो इसका वैलेंसी कितना होगा? ऑब्वियसली क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो वैलेंसी भी 1 ही होगा, क्योंकि मैंने कहा था 1 2 3 1 लेना है, ठीक। क्लोरीन का कितना होता है? 2 8 7, ठीक है। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 7। और वैलेंसी कितना होगा इसका? क्योंकि ये 7 है इसलिए 8 - 7 तो 1। तो इसका वैलेंसी भी 1 है और इसका वैलेंसी भी 1 है। इसका वैलेंसी भी 1 है, दोनों का वैलेंसी 1 है। लेकिन सोडियम क्या है? मेटल है। क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल है। तो यही मैं समझाना चाह रहा हूं, वैलेंसी देख करके हम लोग पता नहीं कर सकते कि वो मेटल होगा या नॉन मेटल होगा। तो किसे देख करके पता करेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, करेक्ट। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो, इसमें 1 है, ठीक है। वैलेंसी नहीं देखना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखना है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब जो लास्ट के जो इलेक्ट्रॉन है उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 7। अगर 1 से 3 तक है, याद रखना, इसे रूल है, थंब रूल बना लो इसे। 1 to 3 अगर है तो उसे हम लोग मेटल पकड़ेंगे, और अगर 4 to 8 है तो उसे नॉन मेटल लेंगे। वैसे 4 जो है उसे इन मोस्ट केसेस हम लोग मेटालॉइड पकड़ते हैं, ठीक है। बीच में है ना, तो मेटालॉइड पकड़ते हैं। तो 5 to 8 तो तुम
स्पेसिफिकली मान के चलो उसे नॉन मेटल पकड़ेंगे, तो हमेशा क्या देखना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। करेक्ट। आई होप यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो मैंने पिछले क्वेश्चंस में ये भी डिस्कस किया था कि मेटल क्या होता है, मेटल दानवीर होता है, दान देता है, बॉयज के जैसा, मेटल बॉयज हैं, लड़के हैं। तो मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन दान देता है, डोनेट करता है। डोनेशन का मतलब है कैटायंस, राइट। तो ये मेटल है, ये हमेशा क्या करता है, डोनेट करता है, यानी ये क्या बनाएंगे, कैटायन। नॉन मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेते हैं। ये कौन है, लड़कियां लेंगे, ठीक है। तो ये क्या बनाएंगे, एनायंस, क्योंकि उन्हें इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो ये इतना फंडामेंटल हो जाने के बाद अब हम लोग तैयार हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, सही है। चलो तो पहला क्वेश्चन क्या है, एलिमेंट एक्स वाई एंड जेड हैव एटॉमिक नंबर 6, 9 एंड विच वन फॉर्म्स एन एनायन। तो कौन एनायन बनाएंगे, तो एनायन वही बनाएंगे जो नॉन मेटल है। तो इसमें से नॉन मेटल कौन है, गेस करो। ये तो एक्स है, एक्स का एटॉमिक नंबर कितना है, 6, वाई का एटॉमिक नंबर कितना है, 9, जेड का एटॉमिक नंबर कितना है, 12। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं, ठीक है। इसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, कितना आएगा, 2, 4, एक्सक्यूज मी, 2 इसके, ठीक है, 2,7 इसके कितना आएंगे, 2, 8, 2। कॉन्फ़िगरेशन कर लिया हमने। अब बताओ कौन सा मेटल होगा, कौन सा नॉन मेटल होगा। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन देखना है मुझे, जस्ट अभी हम लोग देखे थे। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने आ रहे हैं, 4, इसमें कितने हैं, 7, इसमें कितने हैं, 2। तो कौन होगा, गेस करो। यस, इस केस में तो साफ साफ पता चल रहा है कि 1, 2, 3 अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा तो उससे क्या लेना है, मेटल। ये मेटल है, ये क्या है, 3 के बाद है, क्या लेना है इससे, नॉन मेटल। ये नॉन मेटल है। और ये क्या है, ये भी नॉन मेटल है, क्योंकि ये 1, 2, 3 के कैटेगरीज में नहीं आ रहे, तो ये भी नॉन मेटल है, ठीक है। तो ये दोनों तो श्योर है, क्या बनाएंगे, एनायंस, और ये क्या बनाएंगे, कैटायंस। तो इतने ही करना है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। तो किसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, साफ साफ पता चल रहा है। पहला वाला देखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, जो लास्ट का जो सेल होता है उसे ही तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेल कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होगा उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 4 हो गया। आई होप समझ में आ रहा होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। वाटर न्यूक्लियॉन्स, हाउ मेनी न्यूक्लियस आर प्रेजेंट इन द फॉस्फोरस। तो पहले वीडियो में हम लोग देखे थे कि न्यूक्लियस और न्यूक्लियस में काफी बच्चे कॉन्फ्यूज हो रहे होते हैं। तो न्यूक्लियस मैंने कहा था कि न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है, वो एक जगह है, एक लोकेशन है, और न्यूक्लियस का मतलब क्या है, वो एक्चुअल पार्टिकल्स है, ठीक है। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इकट्ठे कलेक्टिवली हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस का मतलब वो स्पेस, वो सेंटर स्पेस, ठीक है, जहां पर रदरफोर्ड के जब एक्सपेरिमेंट में अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में क्या देखे थे, ऑलमोस्ट एक ऐसा अल्फा पार्टिकल थे जो टोटली 180 डिग्री से टोटली रिवर्स बैक कर जाते थे। तो उस ऑब्जर्वेशन से रदरफोर्ड ने कंक्लूड किया था कि बीच में ऐसा कोई सेंटर है जहां पर टोटली पॉजिटिव चार्ज डेंसली पॉपुलेटेड है ना, बाकी जगह पूरा क्या है, खाली है। तो यहां से यह सिद्ध होता है कि डेल्टन महाराज ने गलत पॉस्टुलेट दे रखा था, है ना। तो ये जो बीच में जो कुछ है, वो कुछ है जो है उसका नाम क्या है, न्यूक्लियस, जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कलेक्टिव नेम है। क्लियर है, तो वही न्यूक्लियस कहलाता है। तो फिर हाउ मेनी न्यूक्लियस आर प्रेजेंट इन द फास्फोरस। अब इसका आंसर देने के लिए बच्चों आप लोगों को याद रखना पड़ेगा क्या, 1 से 20 एटॉमिक नंबर तक, ठीक है। तो फास्फोरस का कितना एटॉमिक नंबर है,
कमेंट सेक्शन में लिखो। यस 15 31। 15 क्या है? एटॉमिक नंबर। और 31 क्या है? मास नंबर। ओके, ये है मास नंबर और ये क्या है? एटॉमिक नंबर, राइट। तो ये जो 15 है इसका ये क्या बताता है? प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर तो बताता ही है, साथ में प्रोटॉन भी बताता है, साथ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बताता है, सही है ना? ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बताता है। तो मुझे तो चाहिए न्यूक्लियॉन्स। तो न्यूक्लियॉन्स का मतलब क्या है? अभी अभी मैंने देखा न्यूक्लियॉन्स का मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। तो मुझे प्रोटॉन तो पता ही है, प्रोटॉन कितना है? 15। न्यूट्रॉन्स मुझे पता करना है। तो न्यूट्रॉन्स कैसे पता करेंगे? दोनों को माइनस कर देंगे, 31 माइनस 15, क्योंकि मास नंबर में क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है और नीचे सिर्फ प्रोटॉन है, तो दोनों को माइनस करेंगे तो न्यूट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। तो 31 माइनस 15 कितने होते हैं? 16, ठीक है। तो ये न्यूट्रॉन्स हम लोगों को मिल गया 16 और प्रोटॉन कितना है? 15, राइट। तो कितना होंगे? 31, ओके। तो बेसिकली ये जो मास नंबर है ना, मास नंबर ही असल में न्यूक्लियॉन है, क्योंकि ये कलेक्टिवली यही तो बता रहा है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यही न्यूक्लियॉन है। तो ड्रॉ इट्स स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? तो वही रदरफोर्ड वाला मॉडल। कितने सेल्स देंगे, नंबर ऑफ सेल्स कितने बनाएंगे, ये डिसाइड होगा कैसे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, ठीक है। फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, चलो ट्राई करो खुद से। 2 8 5, ठीक है। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और इसमें बताओ तो बैलेंस सेल कौन सा होगा? जो लास्ट सेल है, जो लास्ट सेल है वो वैलेंस सेल है। और इस वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं उसे क्या कहेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक। वैसे इस सवाल में पूछा नहीं गया, लेकिन बस एक रिवीजन के लिए। और इसमें बताओ तो वैलेंसी कितना होगा? क्योंकि ये 3 के बाद है ना, तो 8 से माइनस करना पड़ेगा। 1 to 3 अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन रहता तब तो एज इट इज वैलेंसी हम लोग ले लिए होते हैं, लेकिन 3 के बाद है तो 8 से माइनस करना पड़ेगा। तो 8 से माइनस करेंगे, 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3। तो 3 इसका वैलेंसी होगा, यानी वो 3 बॉन्ड बनाएगा। वैलेंसी मतलब जो कितना वो बॉन्ड बनाएंगे, कितना वो पार्टिसिपेट करेंगे केमिकल रिएक्शन में। तो कहने का मतलब कितना बॉन्ड बनाएंगे। तो फास्फोरस 3 बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल PH3 3 बॉन्ड बना रहा है, तो 3 वैलेंसी, सही आ रहा है, ओके। तो स्ट्रक्चर कैसा बनाएंगे हम लोग? तो देखो 2 2 8 5, यानी 3 सेल्स है, टोटल 3 सेल्स है। कॉन्फ़िगरेशन से ही हम लोग पता लगा लेंगे कि नंबर ऑफ सेल्स कितना है। तो 3 सेल्स का मतलब 3 ऑर्बिट होंगे, ठीक है। क्या 3 ऑर्बिट बनाते हैं, बीच में न्यूक्लियस है और ये 3 सेल है। और पहले सेल में कितना आएंगे इलेक्ट्रॉन? 2। सेकेंड सेल में कितना इलेक्ट्रॉन आएंगे? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। और लास्ट सेल में कितने आएंगे? 5। 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये बन गए इनके स्ट्रक्चर फास्फोरस का। तो आई होप समझ में आ रहा होगा ये क्वेश्चन। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, what are isotopes with reference to which fundamental particle do isotope differ? Give 2 uses of isotopes. तो आइसोटोप क्या होता है? तो आइसोटोप्स का मतलब है कि सेम एलिमेंट्स होंगे जिसका एटॉमिक नंबर भी सेम होगा, लेकिन मास नंबर अलग होगा, ठीक है। क्योंकि अगर एटॉमिक नंबर अगर बदल जाते हैं, पिछले क्वेश्चंस में हम लोग देखे थे कि एटॉमिक नंबर को क्या बोलते हैं? आधार नंबर। जैसे इंडिया में है ना पूरे पॉपुलेशन का आधार कार्ड नंबर, तो आधार नंबर यूनिक नंबर होता है। उसी तरह से हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर भी यूनिक होता है, वो चेंज नहीं कर सकते हम लोग।
तो ये देखा गया है कि कुछ एलिमेंट्स, जैसे फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के 3 फॉर्म्स मिलते हैं। अगर नेचर में आप इसे खोजो हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन के 3 अलग अलग एलिमेंट्स मिलते हैं हाइड्रोजन। लेकिन देखो तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है, क्योंकि तीनों ही हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन है, ठीक है। लेकिन इसका मास नंबर अलग है। देखो इसका मास नंबर कितना है 1, इसका मास नंबर कितना है 2, इसका मास नंबर कितना है 3। तो मास नंबर अलग अलग दे रखे हैं, ठीक है। तो इसका नाम भी दे रखा है, ठीक है। तीनों ही हाइड्रोजन है, लेकिन तीनों में कुछ अंतर है, उनका कैरेक्टरिस्टिक्स में कुछ अंतर है। तो इनका नाम दे रखा है प्रोटियम, इनके नाम दे रखे हैं ड्यूटेरियम, इनके नाम दे रखे हैं ट्रिटियम, ठीक है। हालांकि ट्रिटियम जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियो एक्टिविटी का मतलब होता है कि उनसे अगर आप उसे ऐसे ही छोड़ दो, रेडिएशंस बाहर निकलते रहेंगे, ठीक है। और रेडियो एक्टिविटी जो रेडिएशंस जो निकलते रहता है, अल्फा बीटा गामा जो रेडिएशंस निकलते हैं, ये बहुत ही डेंजरस है, ठीक है, कैंसर बना देता है, ठीक है। तो और ये जो ड्यूटेरियम है, इसे कहते हैं हेवी वाटर, ज्यादातर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में यूज किया जाता है। और यह है प्रोटीन। तो ये है, इन्हें कहते हैं आइसोटोप्स, क्योंकि इनके एटॉमिक नंबर तो सेम है, लेकिन मास नंबर अलग अलग है। अब अगर यहाँ पर एक सवाल बनता है कि क्या जो आइसोटोप्स है उनमें केमिकल रिएक्शंस में कोई अंतर होगा? क्या लगता है आपको? नहीं, कोई अंतर नहीं होगा, सेम होंगे। क्यों? क्योंकि इनके एटॉमिक नंबर सेम है। अगर एटॉमिक नंबर अगर सेम है, इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होंगे। पिछले क्वेश्चंस में हमने देखा था, क्या देखा था? जो एटॉमिक नंबर होता है वही तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन भी सेम रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट भी सेम होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट सेम है तो यानी केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल रिएक्शंस, वो जितने भी स्टोरीज है सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। तो ये बात याद रख लो, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर ही केमिकल रिएक्शंस डिपेंड करता है। और अगर दो एलिमेंट के बीच में अगर एटॉमिक नंबर सेम है, जो कि आइसोटोप्स में होता है, तो केमिकल रिएक्शंस भी सेम रहेंगे, तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम रहेंगे, ठीक है। तो इस पार्टिकल्स में ये जो हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम है, इनमें अंतर क्या है? मास नंबर का, है ना। तो मास नंबर में अंतर आ रहा है। क्यों मास नंबर में अंतर आ रहा है? क्योंकि उनके न्यूट्रॉन्स अलग है। प्रोटॉन्स तो सेम ही है, ठीक है, न्यूट्रॉन्स अलग है। तो इसमें देखो, इसके मास नंबर इसके प्रोटॉन, इसके प्रोटॉन, इसके प्रोटॉन, तीनों के केस का प्रोटॉन सेम है, क्योंकि एटॉमिक नंबर से तो पता चल जा रहा है ना प्रोटॉन कितने होंगे। तो यहाँ भी प्रोटॉन एक ही है, यहाँ भी प्रोटॉन वही है, यहाँ भी प्रोटॉन वही है। तो अंतर कहाँ आ रहा है? न्यूट्रॉन्स। तो ये सवाल पूछा जाता है कि क्या अंतर है, कौन सा पार्टिकल में अंतर आता है आइसोटोप्स के केस में? तो न्यूट्रॉन्स में, ठीक है। और क्योंकि न्यूट्रॉन्स अलग है, उसके वजह से तीनों के मास नंबर में अंतर आ जाता है। और यही मास नंबर के अंतर के वजह से इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज में अंतर आते हैं। जैसे कि इनके बॉइलिंग पॉइंट्स जो होंगे वो अलग होंगे। क्लियर है? तो प्रोटियम का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ड्यूटेरियम से अलग होगा, वो ट्रिटियम से अलग होगा। तो आपस में क्या मतभेद है तीनों के बीच में? फिजिकल प्रॉपर्टी, फॉर एग्जाम्पल बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो सेकेंड क्वेश्चन का जवाब मैंने देख लिया, विथ रेफरेंस टू विच फंडामेंटल पार्टिकल डू आइसोटोप्स डिफर। तो क्या होगा इनका आंसर? न्यूट्रॉन्स, ठीक है। गिव टू यूजेस ऑफ आइसोटोप। आइसोटोप का यूज क्या है? तो देखो, ऐसा नहीं कि सिर्फ हाइड्रोजन ही का ही आइसोटोप है, कार्बन का भी है, ठीक है। तो कार्बन, जैसे कार्बन, नॉर्मली कार्बन तो C12 ही मिलता है हम लोगों को। एक और कार्बन होता है, वो है कार्बन 14 और 6, ये भी कार्बन है। देखो एटॉमिक नंबर सेम, ये याद रखें, एटॉमिक नंबर सेम, लेकिन मास नंबर देखो 12 और 14। तो दोनों में क्या अंतर है? न्यूट्रॉन्स का, है ना। इसमें न्यूट्रॉन्स कितना है बताओ, कितना है न्यूट्रॉन्स? तो 12 माइनस 6, इसमें 6 न्यूट्रॉन होगा। प्रोटॉन तो 6 है, न्यूट्रॉन कितने होंगे? 6। और इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं?
14 माइनस 6 8, ठीक है। तो न्यूट्रॉन्स में अंतर है। तो ये जो कार्बन C14 है कहाँ इस्तेमाल होता है? आर्कियोलॉजिकल सर्वेज में, ठीक है। अगर किसी चीज का मुझे उसका एज पता करना है, डिटरमाइन करना है कितने सालों का ये पेड़ है, ये ट्री है, कितने साल पहले धरती पे आया हुआ था, उसका अगर मुझे पता लगाना, डायनासोर्स के बारे में पता लगाना है कि कितने साल पहले आ रखे हैं, किसी रॉक्स के बारे में पता लगाना है कि कितने साल से ये रॉक्स चला आ रहा है, तो मुझे इस C14 का यूज करना पड़ेगा। और एक एग्जांपल जैसा आयोडीन, ठीक है। आयोडीन का जो आइसोटोप है वो हम लोग क्वाइटर नाम का जो बीमारी है उसमें यूज करते हैं हम लोग। कोबाल्ट का एक आइसोटोप है, ठीक है, वो यूज होता है कैंसर ट्रीटमेंट में। तो आइसोटोप्स के बहुत ज्यादा यूजेस है, खास करके मेडिकल लाइंस में, ठीक है। तो ये हम लोगों के ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, तो ये इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाई डू क्लोरीन 35 and chlorine 37 have the same chemical properties, in what respect do these atoms differ? तो ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन से ही जुड़ा हुआ क्वेश्चन है ना। आई थिंक तुम लोग गेस भी कर पा रहे होगे इसमें क्या आंसर हो सकता है। ये पहले तो ये बताओ कि दोनों है क्या, गेस करो क्या है दोनों। 35 17 क्लोरीन 37 17। तो अभी मैंने पढ़ा था आइसोटोप्स, देखो एटॉमिक नंबर सेम है दोनों का, और किस में अंतर? मास नंबर में, है ना। तो ये दोनों क्या है? आइसोटोप्स। तो सवाल क्या पूछ रहा है? व्हाई डू दे हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। तो अभी जस्ट पहले ही क्वेश्चन में हमने देखा था कि केमिकल प्रॉपर्टीज जो है, केमिकल प्रॉपर्टीज कहने का मतलब है केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस जो है, केमिकल प्रॉपर्टीज जो है किस पे डिपेंड करते हैं? वैलेंस सेल में, ओके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, राइट। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करते हैं। अगर उनका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही अगर सेम है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम होगा। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर सेम है तो केमिकल रिएक्शन भी सेम होगा, है ना। तो ये तो साफ साफ यहाँ जाहिर हो रहा है कि एटॉमिक नंबर 17 है, इस केस में भी एटॉमिक नंबर 17 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम ही होंगे, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम होंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर सेम होंगे तो केमिकल रिएक्शन भी सेम होंगे, और केमिकल रिएक्शन सेम होंगे यानी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम है। तो टिपिकली ऑल दिस डिपेंड्स ऑन व्हाट? वैलेंस सेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, राइट। एटॉमिक नंबर पे डिपेंड कर रहे हैं। ऑल दे डिपेंड ऑन एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है अगर कोई चार्ज नहीं है तो, ठीक है। तो क्या कहेंगे? व्हाई डू दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज? बिकॉज दे आर हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इन व्हाट रेस्पेक्ट डू दीज एटॉम्स डिफर? किस रेस्पेक्ट में एटॉम्स डिफर कर रहे हैं? तो ऑब्वियसली फंडामेंटल पार्टिकल्स तो में एक अंतर तो साफ साफ दिख रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में। दोनों को माइनस कर दो, 35 माइनस 17, इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और 37 माइनस 17 इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में अंतर है, ठीक है। तो ये एक आंसर मिल गया हम लोगों को। दूसरा आंसर जो होगा जो डिफर करेंगे वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज में। मैंने कहा था पिछले क्वेश्चन में कि इन लोगों का केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होता है, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करते हैं किसमें? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में। लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज में अंतर आएंगे, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होता है वो मास नंबर पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये याद रख लेना, फिजिकल प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करता है? मास नंबर पे। अगर मास नंबर अलग अलग है तो ये मान लो, ये गांठ बांध लो दिमाग पे कि वो उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होंगे, यानी कि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग होंगे, मेल्टिंग पॉइंट अलग होंगे। तो जो भी तुम फिजिकल प्रॉपर्टीज दुनिया में उठा लो, कुछ ना कुछ अंतर आ जाएंगे, उसमें अंतर होगा, क्योंकि वो किस पे डिपेंड कर रहा है? मास नंबर पे, ओके। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब है बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ओके। तो ये कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। एक्सप्लेन फ्रैक्शनल एटॉमिक मास। व्हाट इज फ्रैक्शनल मास ऑफ क्लोरीन, राइट। तो इसको समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ भी बहुत कॉन्फ्यूजन होता है। अगर मैं कहूं कि किसी का मास नंबर है 35.5, राइट, जैसे क्लोरीन का, क्लोरीन को अक्सर ऐसे लिखा जाता है 35.5 बाई 17, ऐसे लिखा जाता है कि एक्चुअल में तो क्लोरीन का 2 आइसोटोप है। जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग डील किए थे, एक क्लोरीन 35 और एक क्लोरीन 37, ठीक है। तो हम लोग अलग अलग नहीं लिखते। अगर हम लोग से पूछा जाएगा क्लोरीन लिखो
तो हम लोग ऐसे लिखेंगे 30 आइसोटोप नहीं बताएंगे क्योंकि ऑलमोस्ट बहुत सारे लगभग हर एक एलिमेंट का आइसोटोप होते ही है, ठीक है, नेचर में। तो हम लोग अगर मुझसे पूछा जाए कि कार्बन लिखो तो क्या मैं कार्बन 12 भी लिखूंगा, कार्बन 14 भी लिखूंगा? नहीं। तो हम लोग क्या लिखते हैं ज्यादातर, इन केस ऑफ कार्बन हम लोग ज्यादातर लिखते हैं कार्बन 12, क्योंकि कार्बन 12 नेचर में ज्यादा अवेलेबल है। कार्बन 14 जो है वो कम अवेलेबल है, बहुत ही उनका कम परसेंटेज है, ठीक है। तो हम लोग मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट लिखते हैं, ठीक है। क्लोरीन के केस में क्या है, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 75 सॉरी क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 में परसेंटेज जो डिफरेंस है बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो 25 और 75 का रेशियो है, तो हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते दोनों आइसोटोप को। बाकी गैसेस में क्या है कि आइसोटोप का मात्रा काफी कम रहता है, तो हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं आइसोटोप का, तो जो मेजर वाला पोर्शन है उसको ले लेते हैं। लेकिन इस केस में क्या है, क्लोरीन का केस में क्लोरीन 35 जो है, एक क्लोरीन तो 75% एग्जिस्ट कर रहा है और दूसरा जो आइसोटोप है वो कितना में एग्जिस्ट कर रहा है, 25%, ठीक है। ये क्लोरीन 35 है, 35 वाला, ये क्लोरीन 37 वाला, राइट। तो 75-25% का रेशियो है इधर नेचर का एग्जिस्टेंस में, तो हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो फिर हम लोग जब भी बताते हैं इसे एवरेज में बताते हैं, तो इसका मतलब जब भी तुम्हें ये फ्रैक्शनल वाला चीज मिले तो ये तुम समझ लो ये क्या है, ये एवरेज बताया जा रहा है, इसके अंदर आइसोटोप छुपा हुआ, मतलब ये तुम्हें चीख के कह रहा है, ये नंबर तुम्हें चिल्ला के कह रहा है। क्या चिल्ला के कह रहा है कि भाई मेरे अंदर आइसोटोप है, ठीक है, मेरे अंदर आइसोटोप है, ठीक है। तो इसीलिए इसे फ्रैक्शनल एटॉमिक मास हम लोग कहेंगे, क्योंकि इससे हम लोगों को पता चलेगा कि ये एवरेज लिया गया है। क्या एवरेज लिया गया है? एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ 2 आइसोटोप्स, ठीक है। तो इस केस में 35 इसका एटॉमिक मास, इसका एटॉमिक मास को दोनों का एवरेज आउट करके यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं। सो व्हाट इज द फ्रैक्शनल मास ऑफ क्लोरीन? ये कैसे पता चलेगा? तो देखो, ये जो परसेंटेज है इसको हम प्रूव करते हैं, ठीक है। ये 75 और 25 अगर हम इसको रेशियो में बदले तो कैसा रेशियो आएगा, 3:1 का, है ना। 75/25 क्या होगा, तो रेशियो कितना आ रहा है, 3:1 का, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 इंटू ये जो 3 है ये किसके परसेंटेज है, 35 का, प्लस 1 जो है, जो 1 वाला रेशियो है यानी 25% वाला, वो 37 के साथ है, बाय 3 + 4, ठीक है। तो इसका एवरेज निकालो, कैलकुलेशन करो इसे, तो कितने आएंगे, 35.5, ठीक है। तो ऐसे क्लोरीन का फ्रैक्शनल मास निकलता है। और ये जो 25% 75% है, ये नेचर में इसका परसेंटेज अवेलेबल है, ठीक है। इसे एक्सपेरिमेंट से फाइंड आउट किया गया है। तो आई होप समझ में आ रहा होगा। ये बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जिस क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस करेंगे गिव रीजंस, ओके। तो रीजंस है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चन हम लोग कवर किए, बहुत सारे कॉन्सेप्ट रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स आर डिफरेंट। तो जस्ट पिछले ही क्वेश्चंस में हमने डिस्कस किया था कि आइसोटोप्स के जो सिमिलैरिटीज है वो क्या है, उनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, है ना। अगर एटॉमिक नंबर सेम है यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होंगे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगे, केमिकल रिएक्शंस भी सेम होंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होंगे, ठीक है। तो ये कह रहा है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्यों होता है, तो जस्ट याद करो पिछले वाला क्वेश्चन में हम लोग क्या बोले थे, फिजिकल प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करता है, मास नंबर पे, राइट। तो जस्ट एक बार रिकॉल करते हैं। क्लोरीन है 35, 17, फ्लोरीन है 37, 17, दोनों क्या है, आइसोटोप्स है। मास नंबर में अंतर है दोनों का, क्यों मास नंबर में अंतर है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग है ना। तो वो फंडामेंटल पार्टिकल का डिफरेंस है, ठीक है ना। ये याद रखना कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की डिफरेंस की वजह से ये डिफरेंस आ रहे हैं। तो ये जो मास नंबर में अंतर है, ये जो अलग है मास नंबर में, ये मास नंबर के अलग होने की वजह से ही फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आ रहे हैं,
ठीक है। और फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट में अंतर होगा, दोनों का मेल्टिंग पॉइंट में अंतर होगा, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में अंतर होगा, दोनों के जो भी सोच सकते हो फिजिकल प्रॉपर्टीज में वो सारे अंतर आएंगे। तो ये रहा ए नंबर का रीजन, बिकॉज ऑफ द मास नंबर, बिकॉज ऑफ द मास नंबर they are having two different mass number, that is why they are having different physical properties. Now next question is argon does not react. So why argon does not react? So argon is being considered under inert gas category. argon को किस कैटेगरी में रखा जाता है, inert gas category में, right? Now in case of argon what happens, this inert gases, these inert elements actually they have fill valence electrons. उन लोगों का जो वैलेंस सेल अगर तुम देखोगे तो उन लोगों का इलेक्ट्रॉन्स फुल है, ओके, दे आर टोटली सेटिस्फाइड। अगर सेटिस्फाइड ही है जिंदगी में तो फिर चाहिए ही क्या, सब कुछ तो फिल ही है, सब कुछ तो मिल ही रखा है। तो पूरा एलिमेंट में, पूरा पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं सब अनसेटिस्फाइड, दे आर ऑल अनसेटिस्फाइड एक्सेप्ट नोबल गैस एलिमेंट्स। अब ये सेटिस्फाइड अनसेटिस्फाइड का मतलब, कहने का मतलब है उसे खाना लग्जरी आइटम्स नहीं चाहिए, कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में सेटिस्फैक्शन, ओके। तो जो भी नोबल गैस, जो 18 ग्रुप के एलिमेंट है ना, जो पीरियोडिक टेबल में जब देखोगे तो लास्ट के जो एलिमेंट्स हैं उन्हें नोबल गैस एलिमेंट्स बोले जाते हैं, ठीक है, इनर्ट गैस एलिमेंट्स। तो उसमें क्या क्या आता है, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, हीलियम, ये सब सारे एलिमेंट्स क्या है, इनर्ट, ओके, नोबल गैस इन्हें कहते हैं। इन कॉन्फिगरेशंस देखो, आर्गॉन का एटॉमिक नंबर कितना है, 80। कॉन्फिगरेशन करो इसका 2, 8, 9, 10 और 80। तो लास्ट का बैलेंस सेल देखो एक बार, बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, ओके। तो बैलेंस सेल में 8 है यानी फुल है, उसे और इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, सेटिस्फाइड है और उसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत ही नहीं है। असल में केमिकल रिएक्शन होता ही क्यों है, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन लेना है या देने के लिए, सारा खेल इलेक्ट्रॉन का लेना और देने से ही जुड़ा हुआ है ना। अगर वो कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन ले रहा है, सोडियम का केस में देखो, सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन देता है, क्लोरीन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लेता है। तो ये जो लेना और देना और लेना क्यों हो रहा है, क्योंकि उसे चाहिए, उसका वो डिजायर है उस स्टेट में। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लेकर के खुश है, ठीक है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेकर के खुश है। उसी तरह से आर्गॉन जो है इसे कुछ नहीं चाहिए, ये खुश है, इसे और कोई इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, है ना। और 8 याद रखना, ये ऑक्टेट, ये नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्टेट फुलफिलमेंट है ये, इसका ऑक्टेट फिल है, यानी इससे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, यानी ये स्टेबल है। तो अगर ये स्टेबल है और इसे कोई इलेक्ट्रॉन चाहिए ही नहीं, तो फिर ये पार्टिसिपेट ही क्यों करेगा, है कि नहीं, पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा किसी के साथ, तो फिर केमिकल रिएक्शन होगा ही नहीं। तो इसीलिए आर्गॉन डज नॉट रिएक्ट। रिएक्ट का मतलब ये है कि केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन का मतलब ये है एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन कब होगा, जब उसे कुछ चाहिए, जब उसे डिजायर हो, एक इलेक्ट्रॉन लेने का और देने का, एक ही नहीं, जितने भी इलेक्ट्रॉन वो लेना चाहे, वैलेंसी पे डिपेंड करता है। तो इसे इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, इसलिए वो रिएक्ट भी नहीं करता, ओके। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक्चुअल एटॉमिक मास इज ग्रेटर देन मास नंबर। तो ये जो क्वेश्चन है, ये पिछले वाला जो क्वेश्चन में हम लोग पढ़े थे फ्रैक्शनल एटॉमिक मास, उससे जुड़ा हुआ है। उसमें हम लोग क्या देखे थे, 35.5, याद आ रहा है ये नंबर 35.5। तो ये नंबर से हम लोग को क्या पता चलता है, क्योंकि इसमें क्लोरीन का दोनों आइसोटोप इस पे छिपे हुए हैं, एक क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37, है ना। क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 वाला जो एटॉमिक मास है, दोनों छिपे पड़े हुए हैं। कितने परसेंटेज है, एक 75% है, 25%, ठीक है, यानी 3:1 का रेशियो वाला के प्रोपोर्शन से वो लोग छुपे हुए, जिसके हम लोग एवरेज कर करके ये नंबर हम लोग बता रहे हैं। तो होता क्या है कि हम लोगों को पता नहीं रहता कि हर वक्त हम लोग कैलकुलेट तो नहीं कर सकते, ठीक है, कि किस एलिमेंट का कितना आइसोटोप है। तो ये मान के चलो कि ऑलमोस्ट 90% एलिमेंट के आइसोटोप्स हैं, ठीक है। तो जैसे कार्बन ही है, तो कार्बन 12 है, कार्बन 14 है, उस तरह से फ्लोरीन है, कैल्शियम है, सबके कोई ना कोई आइसोटोप है। तो उन लोगों का आइसोटोप साथ में मिल करके एवरेज बनाते हैं। तो इसीलिए उन लोगों का जो एक्चुअल एटॉमिक मास होगा और जो कैलकुलेटेड मास नंबर है उससे थोड़ा सा ज्यादा आएगा, क्योंकि उसमें आइसोटोप का भी इन्वॉल्वमेंट हो जा रहा है।
और जब हम लोग सिर्फ मास नंबर लेते हैं तो हम लोग आइसोटोप को नहीं कंसिडर करता, वो सिंगल एलिमेंट को ही कंसिडर करता है। जैसे क्लोरीन 35, क्लोरीन 3517, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग आइसोटोप को नहीं पकड़ रहे, सिंपल उसी एटॉम का ही मास नंबर का बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में तो दोनों का एवरेज ही लेना पड़ेगा ना। तो रीजन क्या है? ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ आइसोटोप्स, and because of the involvement of isotopes we have to average out the atomic mass. That is why the actual atomic mass is greater than the mass number. So I hope you are understanding. Yes. Now number D. नंबर डी में क्या कह रहा है? डू नॉट डिफर इन द केमिकल रिएक्शंस। तो ये जो रिपीटेटिव क्वेश्चन है, ये तो तुम ही लोग गेस कर पाओगे कि क्या है इसका आंसर। डू नॉट डिफर इन केमिकल रिएक्शन। वाई? क्यों डिफर नहीं करते इन दोनों? क्योंकि इन दोनों का क्या सेम है? एटॉमिक नंबर सेम है, और एटॉमिक नंबर सेम है तो फिर वही स्टोरी। बताओ वो स्टोरी क्या है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर सेम है, तो एटॉमिक नंबर सेम होगा तो फिर क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तो फिर क्या होगा? इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होगा, और बैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर सेम होंगे तो इनके केमिकल रिएक्शंस भी सेम होंगे, ठीक है। तो ये पूरा स्टोरी है इनके। तो डू नॉट डिफर इन द केमिकल रिएक्शन बिकॉज दे आर हैविंग द सेम नंबर ऑफ क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो आई होप ये रीजन सब समझ में आ रहे होंगे। ओके, तो यहां तक हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने का कोशिश किया। आई होप समझ में आ रहे होंगे आप लोगों को। कुछ और भी क्वेश्चंस हम लोग इस सीरीज को जारी रखेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं, समझ में आ रहा है, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। ओके, सो थैंक यू।